नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट मिरर हिंदी में। और हमारे आज खास मेहमान हैं डॉक्टर सतीश मिश्रा। जियोपॉलिटिक्स हो, विदेश नीति हो, सामरिक संबंध हो, कूटनीति हो, या फिर भारत और रूस के संबंध, या जर्मनी रूस के संबंध, मतलब विदेशी मामलों के जितनी चीजें करवा लीजिए। आप नेता नहीं, पत्रकार हैं और जेएनयू से जुड़े हुए हैं सर। आप सबसे बड़ी बात यह है, तो वो तो राजनीति का गढ़ है सर। हम पत्रकार होंगे, लेकिन आपने जो हम जी रहे हैं बहुत साल पहले जी के आ गए हैं। पुतिन की यात्रा भारत के लिए क्या कहती है, और भारत में पुतिन का आना रूस के लिए क्या कहता है, और दुनिया के लिए। देखिए संजीव जी, मैंने सोवियत और संघ और भारत के संबंधों से शुरू किया था। अब आज सोवियत संघ विघटित हो चुका है और रूस उसका उत्तराधिकारी बना। देखिए, हमने वो दौर देखे जब शीत युद्ध था, जबकि सोवियत संघ और अमेरिका में दुश्मनी थी। फिर हमने देखा कि वो संबंध बेहतर हुए। हमने ये भी देखा कि किस तरह से अमेरिका ने सोवियत संघ का विघटन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने ये भी देखा कि भारत के ऊपर जब जब क्राइसिस आई, तो स्टालिन के समय से ही भारत और सोवियत संघ के संबंध जो डेवलप होना शुरू हुए, और बुल्गारिन की यात्रा, कुर्शेव की यात्रा से एक ऊंचाई प्राप्त हुई। और जब दुनिया का कोई देश, मतलब दुनिया का देश का मतलब हुआ जो वेस्टर्न अलायंसेस थी, नाटो, अमेरिका द्वारा जो वेस्टर्न एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड था, जिसमें फ्रांस भी हिस्सा हो गया था, वो कोई भी आपको सामरिक हथियार देने को तैयार नहीं थे। सोवियत संघ ने हमको इस्पात के कारखाने लगवाए, हमको पावर एनर्जी सेक्टर में मदद की, हमको डिफेंस के सेक्टर में मदद की। और 1971 में जो जो संधि हुई भारत और सोवियत संघ के बीच में, मैत्री संधि, उसके चलते बांग्लादेश के जब रिफ्यूजी, आज का बांग्लादेश तब का पूर्वी पाकिस्तान, वहां से शरणार्थी भारत में आ गए, छा गए, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने यह तय किया कि भाई इन शरणार्थियों को हम शरण देंगे। और पाकिस्तान के जो मिलिट्री शासक हैं, जो एक चुनी हुई सरकार को सत्ता नहीं सौंपना चाहते, तब बांग्लादेश का जन्म हुआ। और तब सातवां बेड़ा अमेरिका का, वो हिंद महासागर में भेज दिया गया था। उसके बावजूद सोवियत संघ हमारी मदद के लिए खड़ा रहा, और बांग्लादेश का क्या हुआ, बांग्लादेश स्टैब्लिश हुआ। बन गया। वो दौर, अब देखें आप कि अब चाइना के साथ हमारे संबंध 1962 से खराब रहे। रूस और चाइना में भी संबंध खराब थे। चाइना ने अमेरिका से हाथ मिला लिया सोवियत संघ को तोड़ने के लिए। इस बात को आप ना भूलें। चाइना ने कोई कसर नहीं छोड़ी, यहां तक कि हेनरी किसिंगर और निक्सन के साथ हाथ मिलाए, जिससे सोवियत संघ को कमजोर किया जा सके। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने चीन को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए वहां की इंडस्ट्री के दरवाजे खोल दिए। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट चाइना में शुरू हो गया। और ऐसे करते करते अमेरिका, जो चीन का बदला, अगर अमेरिका डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है तो उसको भारत को सपोर्ट करना चाहिए था। अमेरिका तो कभी करता नहीं ना। अमेरिका तो सिर्फ अपना छोटा इंटरेस्ट, लिमिटेड इंटरेस्ट देखता है। सोवियत संघ उन लोगों में से नहीं था। कुछ सैद्धांतिक कारण थे। भारतीय डेमोक्रेसी के साथ वो खड़ा रहा और ये कहा भाई आपका अपना सिस्टम है, हमारा अपना सिस्टम है। अमेरिका हमको गाए बगाए, हमको हिदायत, हमको सलाह, हमको धमकी देता था। अब चलिए,
हमने क्या किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अणु परीक्षण किया और हम लोग आणविक शक्ति बन गए। अब आपको याद होगा, अच्छी तरह से याद होगा कि अमेरिका ने हमको पर सैंक्शन लगा दिए, अमेरिका ने हमको अलग थलग कर दिया। सोवियत संघ उस वक्त भी आपके साथ खड़ा रहा, और रूस, उसके साथ आप मजा देखें कि फिर अमेरिका ने ये स्वीकारा कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, और करने के बाद उन्होंने इस डर से कि चीन इस बीच में उनको चुनौती देने लगा था, धीरे 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 करके सामरिक शक्ति बन गया चीन, एक आर्थिक शक्ति बन गया। आज चीन जो है दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, आप अंदाज लगाइए जरा, और रूस चौथे नंबर पे पहुंच चुका है। तो आप अंदाज ये लगाएंगे कि अमेरिका ने चीन को मदद किया, फिर चीन ने अमेरिका को चुनौती दी। अब उसके चलते ट्रंप के पूर्व के जो शासन थे, ट्रंप प्लस सेकंड टर्म में ट्रंप, जो उन्होंने जनवरी 2025 से व्हाइट हाउस में फिर से बैठना शुरू किया, अमेरिकी राष्ट्रपति दोबारा बनकर आए, इस दौर में से पहले अमेरिका भारत को ये चाहता था कि सामरिक संबंध हमारे बढ़े, और जिससे चीन को काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए भारत का इस्तेमाल हो। अब मजा देखें, हमने रूस से हाथ खींच लिए। अब मजा देखें कि पिछले 4 सालों के बाद आज पुतिन साहब आए हैं। एनुअल समिट हर साल होती है, 4 साल बाद आए। इस बीच में माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, याद है आपको? सर। हम से के प्रशंसा करने से हमारे प्रधानमंत्री जी थकते नहीं थे। अब सेकंड टर्म में उन्होंने आगे क्या कहा, पहले तो अगर आपको याद हो, हमारे नागरिक जो गलती से गैर कानूनी तौर पे अमेरिका चले गए, ये बात सही है, हम भी मानते हैं, पर उनको किस तरह से भेजा जाना चाहिए। हमारे में इतना आत्मसम्मान नहीं कि हम उनको कहें कि नहीं, हम हवाई जहाज भेज रहे हैं, हम बुला लेंगे इनको, हम उनको दंड देंगे। हमारे नागरिक ने बेशर्मी से उनकी इंसल्ट करते हुए उनको भेजा गया। उसके बाद कहा, देखिए अमेरिकी मार्केट खोलना, अमेरिकी मार्केट में हमारा व्यापार हो रहा है, हम एक्सपोर्ट अच्छा खासा कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, आपको अपना मार्केट खोलना पड़ेगा। तो आपने, आपके ऊपर भयंकर दबाव है, किसानों के ऊपर जो असर डालेगा, जो इंडस्ट्रीज के ऊपर भी असर डालेगा, बहुत से क्षेत्रों में भयंकर दबाव अमेरिका बनाए हुए। अब मजा देखें आप, भाई देखिए, आपको खनिज पदार्थ किससे लेने हैं, ये कौन तय करेगा? हम ही तय करेंगे ना। हमको बिल्कुल। जहां खनिज पदार्थ सस्ता मिल रहा होगा, आसानी से मिल रहा होगा, वहां लेना पसंद करेंगे। अब क्या हुआ, अमेरिका ने यूक्रेन वॉर के चलते बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए रूस पर। तो रूस को के पास जो सबसे बड़ा जो खनिज भंडार है वो तेल का है, खनिज तेल का है। तो खनिज तेल को प्रोसेस खरीदना शुरू किया हमारी रिफाइनरीज ने, जिसमें रिलायंस बहुत बड़ा कस्टमर था उनका, और भी इंडियन पेट्रोलियम एंड ऑल दैट, सबने किया। तो सस्ते दाम पर वहां से खरीद कर, जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य थे उससे कहीं ज्यादा सस्ते दाम पर खरीद कर, और उन्हीं हम जो बड़े मूल्यों से यहाँ बेचते रहे, खूब मुनाफा कमाया गया। अब ट्रंप साहब आए, आप मजा देखें कि भूतपूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो बाइडेन जो इसके पहले थे, ट्रंप जी के पहले, उन्होंने कहा था कि रूस से आप खरीदें, और इंडिया ने खरीदा। और आते ही कहा कि हम तो एक तो 25% आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, आपके आपके जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं, और 25% इसलिए लगाएंगे कि आप रूस से तेल खरीद रहे हो। अरे भाई, तुम कौन हो? तुम दादा हो, गुंडे हो, कौन हो तुम भाई?
तो उनको डिक्टेट करोगे? अच्छा साहब चलिए, हमारे हमारी सरकार ने उसका पलट कर कोई जवाब नहीं दिया, टेक्निकल रीजन से, भाई ठीक है, हम जवाब देना पसंद नहीं, तो तुम हमें करना पसंद नहीं करते, मान लेते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात आती है कि आपने रूस के, उनके धमकी में रूस से तेल खरीदना कम करते गए, आज बहुत कम आप वहां से आयात कर रहे हो, अमेरिका की धमकी के चलते। अब दूसरी बात देखें, आपने एक समझौता अमेरिका से कर दिया कि अमेरिकी तेल हम खरीदेंगे। अच्छा, अमेरिकी तेल खरीदेंगे, वो तो कंसेशनल रेट पे नहीं दे रहे हैं आप। अच्छा, आपने ये कहा, आप शुरू से ये, चूंकि हम अपने हथियारों के लिए, डिफेंस सिस्टम्स के लिए रूस पर हम काफी, क्या थे, उनके ऊपर हम लोगों का बड़ा क्या कहना चाहिए, उनका एक राज हो रहा था। तो बात सही है, किसी भी देश को अपने हथियारों के मामले में दूसरे देशों के साथ एक डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। अब आप डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो अमेरिका से ही करोगे, दो डील्स हो चुकी हैं इस बीच में, तो आप अमेरिका को पसंद करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो, चुप रहोगे, बोलोगे नहीं, इंसल्ट करते रहोगे, और रूस को आप इग्नोर करोगे। तो आज, अब इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार, आज की सरकार ने तय किया कि भाई चलो, चीन से थोड़े संबंध सुधारते हैं। तो आप एससीओ समिट में गए, वहां वहां आपने पुतिन के साथ डेढ़ एक घंटा, सवा घंटा कार में यात्रा की, और उसका बड़ा ढिढोरा पिटाया कि साहब हमारे रूस के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। वही रूस जिसको 4 साल तक आपको कोई फर्क नहीं पड़ा था, आप दुनिया भर में जब भी किसी विदेशी दौरे पे जाते थे, अपने इंडियन बिजनेसमैन को डेलीगेशन में साथ लेके जाते थे। आप रूस क्यों नहीं लेके गए? वहां रूस से आपको व्यापार, क्योंकि आपका व्यापार ज्यादातर खनिज तेल का है, या आपका व्यापार ज्यादातर हथियारों का है, तो आपको अगर उसको कम कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट मेंटेन करने हैं आपको, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। उसके लिए आप क्या प्राइवेट इंडस्ट्री को आप, चलिए, हाँ आप कह रहे हो कुछ। मैं सर, ये कभी अभी जो हमारी आपकी बातचीत चल रही है, इस बीच मैंने आपको रोकना नहीं चाहता, माफी चाहूंगा, रोकना इसलिए पड़ा मुझे कि अभी शुक्रवार जो हम लोग की आज बात हो रही है, 5 दिसंबर 2025 को, इस वक्त कुछ डेवलपमेंट आए हैं, जैसे कि पुतिन जी सुबह राजघाट पहुंचे। उसके जी बाद राष्ट्रपति भवन में उनका वेलकम किया गया, जो दुनिया देख रही है। इस बीच भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कह दी है इस यात्रा के दौरान, और वो इंपॉर्टेंट है, मैं समझना चाहता हूं कि इसका मायने क्या है। उन्होंने कहा है कि जी, भारत न्यूट्रल नहीं, शांति के साथ है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो वक्तव्य दिया कि न्यूट्रल नहीं, शांति के साथ है, जी सर। ये ये एक अच्छा बयान है कि भाई हम अमेरिका को ये संदेश दे रहे हैं कि हम वहां शांति स्थापित करना चाहते हैं। अब इसको आपको किस परिप्रेक्ष्य में देखना हो? देखिए, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक जाए और शांति स्थापित हो जाए। अब आपको ये बयान पुतिन की यात्रा के दौरान देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, इस पर विवाद हो सकता है। आपको शांति के साथ खड़ा होना ही चाहिए, स्वाभाविक है। हम हमेशा शांति के साथ खड़े रहे, नेहरू जी के समय से शांति के साथ खड़े रहे, हम दुनिया भर में शांति स्थापित करने की कोशिश करते रहे, तो उसमें बहुत सारी बातें एक्सचेंज इनफॉर्मल हो गई। और जहां तक मेरा अंदाज है, ये बात पुतिन को कह दिया गया होगा, इस तरह का बयान हम देंगे, चूंकि ये मैसेज प्रधानमंत्री मोदी जी किसको दे रहे हैं? अमेरिका को दे रहे हैं कि देखो भाई, हम न्यूट्रल नहीं है इसमें, अगर शांति स्थापित होना है तो रूस के हितों का भी ध्यान रखना होगा, और यूक्रेन के भी हितों का ध्यान रखना होगा। अब मुसीबत यह है कि जो यूक्रेन में युद्ध हुआ, वो वेस्टर्न नैरेटिव जो है,
जो अमेरिका द्वारा चलाया जाता है और यूरोप भी उसको सपोर्ट करता है, वो नैरेटिव क्या है कि रूस यूक्रेन को समाप्त कर खा जाना चाहता था। मुसीबत यह है कि रूस के ऊपर खतरा मंडराने लगा था। यूक्रेन नाटो का मेंबर होने जा रहा था, मतलब जो न्यूक्लियर पावर थी वो यूक्रेन में आकर यूक्रेन के बॉर्डर में, रशिया के बॉर्डर पे आ गई थी। जबकि अमेरिका ने शुरू में, जब सोवियत संघ के विघटन के बाद, रूस से स्पष्ट किया था कि नाटो का एक्सपेंशन नहीं होगा, नाटो का बराबर एक्सपेंशन होता गया। देखिए, नैरेटिव चलाना जो है, और हम लोग उस नैरेटिव में फंसते हैं अक्सर, मतलब हम भारतीय लोग। और प्रधानमंत्री मोदी जी की तो विशेष कमजोरी है, किसके लिए? अमेरिका के लिए भी और इसराइल के लिए भी। तो वहां आप देखें कि आज आपको रूस के साथ संबंध बढ़ाने इसकी जरूरत पड़ रही है कि वहां से आपको वो नहीं मिल रहा है जिसको आपकी अपेक्षा थी। जी। डॉक्टर सतीश मिश्रा सर, हमारी आपकी बात ऐसे मौके पे चल रही है, एक तरफ हम लोग बात कर रहे हैं स्टेटमेंट हिंदी पे, और दूसरी तरफ 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन और में रक्षा सहयोग, ये वो दुनिया भर की जो बातचीत होगी बाद में निकल के आएगी, लेकिन वो एजेंडे फिक्स हैं और वहां मोदी जी और पुतिन साहब बातचीत में लगे हुए हैं दिल्ली में, देश की राजधानी में। पूरी दुनिया की नजरें हैं, लेकिन जर्मनी और यूरोप ये बहुत ताड़ रहे हैं गंभीरता से, और इनके कुछ छोटे छोटे स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। भारत और रूस के बीच ये 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन पे यूरोपियन कंट्री जो धीरे धीरे 2 दिन से सुगबुगाहट है, और जर्मनी, थोड़ा सा कनेक्ट ये करेंगे सर, बताएंगे। नहीं, दो दो 2-3 दिन से सुबुगाहट नहीं है। देखिए, जी। टाइम्स ऑफ इंडिया में जर्मनी और फ्रांस शायद था, और इंग्लैंड के, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर एम्बेसडर्स ने एक लेख लिखा था। वो लेख बड़ा विवादित लेख हुआ, जिसमें कि उन्होंने भारत को एक तरह से ये कहने की कोशिश की थी कि रूस की तरफ ज्यादा हाथ हाथ ना बढ़ाएं। मतलब रूस से क्या खतरे हो सकते हैं, उनको क्या खतरे हो सकते हैं। पहली बात, ये बात गलत थी, एम्बेसडर का ये काम नहीं था, ये डिप्लोमेटिक वायलेशन था। इस पर भारत को प्रोटेस्ट करना चाहिए था, जो भारत ने प्रोटेस्ट नहीं किया। चल, उनके अपने कारण होंगे। अब देखिए, यूरोप का यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा ट्रेड पैक्ट हुआ है। अब यूरोप को ये समझना होगा कि जैसे यूरोप को लगता है, अरे नहीं, लगता है कि रूस उनके लिए खतरा है, उनके लिए चाइना खतरा नहीं है इतना जितना रूस खतरा है। हमारे लिए रूस एक ऐसा मित्र है जो हमेशा संकट में खड़ा रहा। आज देखें, राष्ट्रपति पुतिन ने ये बुरा नहीं माना कि 4 साल तक आपने हमको पूछा नहीं। वो उसी जोशो खरोश के साथ आए हैं और संबंध और बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? आपको समझना होगा, रूस ने और चीन के संबंध प्रगाढ़ होना शुरू हो गए। अब चीन और रूस साथ हो जाते हैं तो नेचुरली भारत को लगेगा कि हमको इग्नोर कर रहे हैं। रूस उसको बैलेंसिंग एक्ट की तरह भी देखना चाहता है। चाइना को बैलेंस करने के लिए भी इंडिया के साथ अच्छे टर्म्स और सदा से रहे उनके, तो उसको उन्होंने बिना अफंड फील किए हुए दोबारा ट्रैक पे वापस आ गए। सर, तो आपकी यो बात से ही एक चीज निकल के आया, मेरे दिमाग से ये सवाल निकल जाएगा। आपने भी कहा है जी रूस और चीन को, कि रूस जी चीन को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जी पहलगाम हमला हुआ, पहलगाम घाटी जी वाला, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ दुनिया ने देखा, हम और आप अब यहां टाइम ना खराब करें उस मुद्दे पे। उसके बाद जो हालात बने, दुनिया ये इंतजार कर रही थी, भारत तो था ही, कि रूस खुल के कुछ ना कुछ कहेगा, क्योंकि उसमें ये आया था कि पहलगाम में जिस तरीके से गुणागणित सब लगाया गया था, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। तो सवाल ये है कि सर, जो रूस है, क्या 60 साल वाला रूस, सोवियत संघ वाला रूस आज 60 साल बाद बदल गया है?
जो 71 72 65 में भारत के साथ खुल के खड़ा होता था, जो बांग्लादेश बनवाने में बहुत अहम भूमिका जिसने निभाई थी, जो अमेरिका से सीधा टकराता था भारत के लिए 60 साल पहले वाला सोवियत संघ जो अब आज रूस है, इस रूस की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के बाद कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया जो लगा हो कि रूस भारत का वही 80 70 साल पुराना दोस्त है। क्या सर रणनीति रही होगी इसकी? बड़ा उथल पुथल संजीव मची। संजीव जी, आपको ताज्जुब होता है, मुझको हंसी आती है। देखिए ऐसा है, आपने पहलगाम हमला हुआ, आतंकवादी हमले की भर्त्सना रूस ने की, पर जब ऑपरेशन सिंदूर आपने लॉन्च किया तो क्या रूस से आपने कोई, क्या कहना चाहिए, बातचीत की कि आप तो ये कह रहे हैं कि हम ही सबक से सिखाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा ना कि 4 साल 4.5 साल तक रूस को आप उपेक्षा कर रहे थे आप, और ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ गलबैया कर रहे थे आप। क्या तो कीजिए आप, कौन आत्मसम्मान का देश फिर आगे बढ़कर आपके साथ खड़ा होगा, मुझे बताइए ना आप। रूस की रूस की जो मेमोरी है, वो उनको आप इतना मूर्ख मानते हैं? नहीं। रूस ने तटस्थ रहा, रूस ने यह भी नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर गलत है, रूस ने यह भी नहीं कहा कि चाइना और पाकिस्तान की मित्रता के ऊपर भी नहीं, उनको तो, वो तो देख रहे थे कि भाई क्या होगा। और आप देखें, उसके पहले मौके, उसके बाद क्या हुआ, आपने देखा कि कनाडा गए हमारे प्रधानमंत्री जी, और हमारे डोनाल्ड ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि युद्ध विराम हमने कराया, हमने कराया, हमने कराया। मुझे बता दें संजीव जी, एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मुंह से इस बात को कॉन्ट्रोडिक्ट किया? हाँ, विक्रम सर मिस्त्री ने सर किया। इसका सवाल, इस ये सवाल भी आपका ही है और सर जवाब भी आप ही के पास है। जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रूस देख रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ, जब इतने झटके लगना शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, मात्र दो देश आपके साथ खड़े थे। एक कौन? इसराइल, जो आपका बहुत बड़ा दोस्त बन चुका है आज। और दूसरा कौन था? अफगानिस्तान। दो मात्र देश थे। तालिबान की सरकार ने आपको समर्थन किया। अब उनके अपने कारण थे इस बीच में। बहरहाल, तो जब आपको ये लगा कि आप अलग थलग पड़ गए हैं, और ट्रंप आपको, मतलब, आपके बीच बीच में तारीफ तो कर देता है, पर कर एक्शन में आपको कहा देता है कि ना, हमसे कोई कंसेशन की उम्मीद ना करो। तब आपको लगा कि नहीं, अब तो रूस को हम को फिर से हाथ बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, आज जब एससीओ समिट के लिए, मैंने अभी आपको बता दें, tianjin में गए, तो आप राष्ट्रपति पुतिन की गाड़ी में बैठकर आपने करीब 50 मिनट वार्तालाप किया। अब मुझे नहीं पता कि किस भाषा में वार्तालाप हुआ, क्या हुआ, मुझे उसके बारे में, पर हमको ये बताया गया कि बड़ी अच्छी वार्ता हुई। और उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन की समिट की तैयारी शुरू हो गई। राष्ट्रपति समिट आ गए। देखिए, उसने, राष्ट्रपति पुतिन ने इस बात का, पुराने आपके व्यवहार का बुरा नहीं माना। कहा हाँ, हाथ बढ़ा रहे हो, हम तो हमेशा तैयार बैठे हैं आपके साथ, आ गए हो। और आप देखें, बड़े जोरों शोरों से आए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका स्वागत सत्कार अच्छा हो। ये अच्छी बात है। देखिए, हमको ये बात माननी चाहिए भारत को, जो कि बड़ी भारी गलती इन्होंने की, कि अमेरिका की तरफ देखना शुरू किया कि ये हमको बचाएंगे, हर चीज इनके गोद में लेके बैठ गए। देखिए, भारत जैसे देश को, प्रधानमंत्री नेहरू जी की तारीफ आप, बुराई तो खूब कर सकते हैं, बहुत आसान है बुराई करना, और जो नीति उन्होंने सोची थी वो आज तक कारगर है। आपको न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। आपका अपना हित, राष्ट्र की देखिए, उसके हिसाब से चलिए। रूस इज ए टेस्टेड, टाइम टेस्टेड फ्रेंड। अमेरिका आपका
या किसी का कभी भी दोस्त नहीं रहा है। मुझे बता दीजिए इतिहास में उनके 300 साल में कोई परमानेंट फ्रेंड रहा हो? नहीं। सर क्या ये बात मोदी जी को डॉक्टर सतीश मिश्रा जी भूल गए? कुछ दोस्ती पुरानी वो हावी हो गई, छोटी सी अल्प समय वाली दोस्ती, या मतलब कहीं ना कहीं कुछ घल्लू घाना गड़बड़ हो गया इसमें, कि रूस को थोड़ा सा हम ऐसे चेहरा घुमा लिया और हम अमेरिका की तरफ देखने लगे थे और अमेरिका ने तमाशा करके दिखा दिया। आपके आदमियों को जंजीरों में जकड़ के भेजा। पाकिस्तान पे आपने जब इस तरीके से बात की तो कितना बवाल मचा। आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, दुनिया ने आपको पकड़ा, कोई आपके साथ नहीं खड़ा। सर सवाल ये, क्या भारत कहीं चूक जा रहा है अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को रूस के साथ बनाने में? इन दिनों हौच पौच क्यों है? देखिए हौच पौच इसलिए है कि आपको एक सिद्धांत विदेश नीति का स्पष्ट समझना होगा। वो क्या है कि आंतरिक नीति अंतरराष्ट्रीय नीति के साथ जुड़ी होती है। आपकी फॉरेन पॉलिसी इज क्लोजली इंटरलिंक्ड विद योर डोमेस्टिक पॉलिसी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ तो आप मुसलमान मुसलमान हिंदू मुसलमान के अलावा अगर कोई और आपके पास नीति हो तो मुझे बताएं आप। अब आपने क्या किया? आपको फोकस काहे पे करना चाहिए था? अपने आर्थिक डेवलपमेंट पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, क्योंकि वो आपको पावर देता है। आपने क्या कदम उठाया? डिमोनेटाइजेशन का, जिससे कि इकोनॉमी 2.5% का ग्रोथ रेट कम हो गया। आप फिगर से तो मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसा कि अभी आईएमएफ ने कहा। आप आर्थिक जो, देखिए आपको पता है, मुझे पता है कितनी बेरोजगारी है। फिर आपको मात्र एक या दो इंडस्ट्रियल हाउसेस को सारी सुविधाएं देनी नहीं चाहिए। भैया अंबानी अडानी, अडानी विशेषकर सबसे घनिष्ठ मित्र अडानी है। अडानी जी को एयरपोर्ट भी और बंदरगाह भी दुनिया भर में उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो दूसरे जो जिनको मिलना चाहिए, देखिए सब, अगर सबको, मिडिल इंडस्ट्री को, बड़ी इंडस्ट्री को सबको सुविधाएं मिलेंगी तो सब पल्लवित होंगे और आर्थिक रूप से आप बड़े होंगे ना। आपने सिलेक्ट एंड चूज की बात की। तो आप डोमेस्टिक पॉलिसी अगर आपकी कमजोर होगी तो इंटरनेशनल पॉलिसी कमजोर होगी। आप क्या कर रहे हो? इसराइल ने गाजा पट्टी पर जिस तरह का युद्ध छेड़ा, वहां के फिलिस्तीनियों को जिस तरह से जेनोसाइड किया, साउथ अफ्रीका मात्र एक देश है जो बराबर क्लियरली कह रहा है, नेल्सन मंडेला का देश है। आपने कभी साउथ अफ्रीका के साथ खड़े होकर कहा कि साउथ अफ्रीका सही कह रहा है? आप तो इसराइल के प्रशंसक हैं। तो ये चीजें आपकी इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट करती है। ये मत सोचिए संजीव जी, एक मिनट, ये मत सोचिए कि आप मीडिया से सब मैनेज कर लेंगे। दुनिया के देश, दुनिया की लीडरशिप चीजों को समझती है, चीजों को जानती है, और वो आपकी आंतरिक नीतियों पर भी नजर रखती सर मैं बेसिकली इसलिए तभी आता हूं आपके पास सवाल लेके जब मुझे आपसे मिल रहा होता कुछ, ठीक है? है। क्योंकि सर आपने, मैं भी कुछ दिन पहले भारत के पूर्व विदेश मंत्री और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा से मिले थे, जो कि एक दबंग ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं और इसी भाजपा सरकार के करीबी भी रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आपने अडानी और अंबानी, अभी अब जो अडानी और अंबानी छेड़े, तो सर अडानी और अंबानी ये दोनों उन्होंने मोदी जी के पेटीएम बताए थे कि रूस से सस्ता तेल इनकी रिफाइनरीज में जाता है। मोदी जी डायरेक्ट पैसा नहीं लेते हैं, ना पार्टी लेती है, लेकिन जब उनको इलेक्शन लड़ने के लिए चंदा चाहिए होता है तो इन दोनों एटीएम से जो तेल वहां से आ रहा है सस्ता महंगा बेचा जा रहा है, इस एटीएम से निकाल लेते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है सर, मेरे इस जहन में आ रहा था। दूसरे सर आपने एक चीज कही कि आप भारत की आंतरिक, अब व्यवस्थाओं में नहीं सर, आप व्यवस्थाओं में उलझ के रह गए हैं और आपकी अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति, कूटनीति का भट्टा बैठा हुआ है, इसलिए आप हर जगह पिछड़ते जा रहे हैं। जिसको जब चाहता है, तुर्की जैसा देश जो आपके सामने टिकता नहीं वो आपको आंख दिखाता है जरा से ऑपरेशन सिंदूर को लेके। रूस आपके यहाँ 4 साल बाद द्विपक्षीय वार्ता में वहां के राष्ट्रपति आते हैं। सर आप पे बखिया उधेड़ के रख दी है, ये सच कोई बोलेगा नहीं।
क्या सर आपको कभी लगता नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं वो सच है, और सच मौजूदा हुकूमत के लिए जहर के समान है? देखिए ऐसा है संजीव जी, अब जो होना है वो तो होगा, पर सत्यमेव जयते हमारा संविधान में लिखा हुआ, हमारी हिंदू सभ्यता सनातन सभ्यता से आया हो। हम सच बोलना कैसे बंद कर दें संजीव जी? देखिए, जो मुझे, देखिए मैं देश हित में बात कर रहा हूँ, मेरे लिए सर्वोपरि देश हित है, पार्टी हित नहीं है, देश हित है। और देश हित में जो मुझे सही लगा, देखिए आपने शुरू में बताया कि मैंने ये अध्ययन किया वो अध्ययन किया। हाँ, मैंने अध्ययन किया, विदेश नीति का अध्ययन किया, विदेश नीति की रिपोर्टिंग की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मैंने करीब 20 साल रिपोर्टिंग की। मैं दुनिया भर में घूमा हूँ, मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने जान, आज भी मैं कोई छापे ना छापे लिखता ही रहता हूँ। मुझे कह रहा हूँ, देखिए डर तो क्या होगा, इस उम्र में जिंदगी कटी इसके बुता में आखिरी वक्त क्या खाक मुसलमान होंगे, तो वो वाली बात है। अब जो होना होगा वो होगा। देखिए आपको ये बता दूं, प्रधानमंत्री जी सर। मोदी जी, संजीव जी, उनसे घंटों, कम से कम 300 400 500 घंटे तो बात हुई होगी मेरी। मैंने बीजेपी रिपोर्टिंग की है, कब से, 1988 से लेकर 2008 तक रेगुलरली, डे इन डे आउट, 20 साल की रिपोर्टिंग। अडवाणी जी, वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी, सिर्फ एकमात्र नेता है जिसको मैंने व्यक्तिगत तौर से नहीं जाना, वो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जो वो यहाँ होते नहीं थे। वरना तो आपको पता है, एज ए रिपोर्टर आप भी पत्रकार हो, सबसे मिलना ही पड़ता है, तो वो भी जानते हैं मुझे। अब उनको बुरा लग रहा होगा तो मैं माफी चाहता हूँ, सच तो बोलना पड़ेगा ना। डॉक्टर सतीश मिश्रा साहब, मोदी साहब, आडवाणी साहब को आपने पढ़ा है। एक देखना दूर होता है, देख तो हम घर में बैठ के लेते हैं, आपने पढ़ा है, जर्नलिज्म को जिया है आपने। क्या मोदी की विदेश नीति फेल हो गई है, जो उम्मीद कर रही थी नहीं, दुनिया? मैं ये नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उन्होंने फेल होने से बचाने की कोशिश में लग गए हैं। अच्छी बात है। देखिए, रूस के साथ जो कर रहे हैं सही कदम है, चीन के साथ जो कर रहे हैं, और चीन के साथ जो सब रियल टेस्ट चीन के साथ आता है। आपने क्या किया, देखिए अमेरिका का मजा देखें आप, अमेरिका ने पाकिस्तान को गोदी में बैठा लिया, फील्ड मार्शल मुनीर वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में लंच करते हैं उनके साथ, और वो एक डब्बा देते हैं कि भाई देखिए, जो रेयर मिनरल है वो आप हमसे ले लीजिए। चीन ने चूंकि रोक दिया था, तो देखिए पाकिस्तान ने क्या है, डोनाल्ड ट्रंप शुद्ध रूप से व्यापारी है, शुद्ध रूप से। उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उनको दुनिया की सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं है। भारत को, जो हमेशा सिद्धांतों पे खड़ा रहा, हमारे इस दौर में हमने ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप पर एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि भाई गिव एंड टेक होगा, आप हमसे आप हमारे से नहीं। देखिए कुल मिलाकर एक फ्रेमवर्क आपका प्रिंसिपल्स पे होना चाहिए। आप सोच रहे थे कि आपने पाकिस्तान को अलग अलग थलग कर लिया, अब अमेरिकी संसद की रिपोर्ट आती है कि ऑपरेशन सिंदूर में तो पाकिस्तान के बल्ले बल्ले थे, और आप उस रिपोर्ट को खारिज नहीं कर रहे हो। हम, देखिए, एक कैटेगोरिकल, एक बार प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए था, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, आई टोटली डिसएग्री, ही प्लेड नो रोल इन मीडिएशन ऑफ सीज फायर। कहना चाहिए था, नहीं कहा। क्यों? सोचते हैं कि भाई अमेरिका में, देखिए बड़ी परेशानी होती है कि अमेरिका एक बहुत पावरफुल देश और बड़ा शैतान देश है। वो, सर हमारे पास टाइम कम है, शायद मैं ये चाहूंगा, चलिए, लेकिन आपने सर जिस ये जो कहा आपने कि अमेरिका एक शैतान देश है, भारत संभल के चले, शैतान को संभालने की कोशिशें मोदी जी ने शुरू कर दी हैं और रूस को साधने की। शुक्रिया डॉक्टर सतीश मिश्रा साहब।
स्टेट में हिंदी के लिए संजीव चौहान से बात करने के लिए धन्यवाद।